अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, रोज़ाना हम डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के जो आर्टिकल्स हैं, उसमें राइटर जो बता रहा होता है वो भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एनालिसिस भी बिल्ड करते हैं और इस तरह से हर आर्टिकल को कवर करते हैं ताकि वो आपका एक आर्टिकल ही नहीं बल्कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। उसकी हिस्ट्री क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं ताकि एक पूरा टॉपिक आपका कवर हो सके। एक क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड किया जा सके ताकि आजकल के दौर में जिस तरह के सीएसएस या पीएमएस में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपके कवर हो सके। सारे फैक्ट्स जो डॉन न्यूज़पेपर में दिए गए होते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं। सो एक लॉन्ग समरी होती है ये एक एनालिसिस होता है ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू, अदरवाइज आप डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो आप 2 घंटे इजीली दोगे इसे। सो जस्ट ये 10 से 15 मिनट की वीडियो सुन के आप वो 2 घंटे बचा सकते हो। आजकल तो दोस्तों वैसे भी आपको पता है कि स्मार्ट स्टडी के थ्रू ही तैयारी की जाती है। सो ये इस काम के लिए आपको ये वीडियो दी जाती है ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। सो दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के पहले टॉपिक पे, जो हमारा है क्लाइमेट रियलिटीज के नाम से। दोस्तों, ये क्लाइमेट के बारे में आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आजकल के दौर का सबसे हॉट टॉपिक समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया इसको फेस कर रही है और इसके कंसिक्वेंसेज जो होते हैं, जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने अभी ये फैसला किया है कि वो जो बजट पेश किया है, ये जो अभी बजट पेश किया गया था, इसके अंदर 700 अरब रुपए सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस को या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उसको डील करने के लिए रखे गए। दोस्तों, हमारे जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस टाइम भी इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 45 सेंटीडिग्री था। ये 45 डिग्री ये इस्लामाबाद जैसे इलाके में बहुत ज़्यादा समझा जाता है, क्योंकि साथ ही मरी लगता है, ये वो इलाके हैं जो इलाके ठंडे समझे जाते हैं एज कम्पेयर टू जो जनूबी पंजाब है हमारा, या जो सिंध के इलाके हैं, उसकी निस्बत ये इलाके ठंडे समझे जाते हैं। लेकिन वहां पर भी अगर टेम्परेचर 45 जा रहा है तो इसका मतलब कि इसके आगे जाके रिपोकशंस होने हैं। तो दोस्तों, इवन के जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं, कुछ सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर तो टेम्परेचर 50 प्लस हो गया है, यानी कि तकरीबन हम 50 को तो टच कर चुके हैं। और हुकूमत ने तकरीबन 20 दिन पहले गाइडलाइंस भी दी थी कि जो लोग टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादातर लोग ज़्यादा टाइम घरों में गुजारे, यानी कि जो पीक आवर्स होते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के, आप कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकले। और हॉस्पिटल्स के अंदर भी हीट वेव के नाम से काउंटर कायम किए गए थे, मेडिसिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मेडिसिन को यकीनी बनाया जा रहा था ताकि इसकी शॉर्टेज ना हो। सो ये हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जो सब सब पूरी दुनिया को फेस करना पड़ता है, और इसमें से पाकिस्तान चाह के भी इस मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हवाएं जो चलती हैं वो मशरक से मगरब की तरफ चले या मगरब से मशरक की तरफ चले, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इंडिया से अगर हवाएं यहाँ पे आनी है तो इंडिया में अगर कोई गलती कोताही होती है तो उसकी कीमत पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़नी है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। दोस्तों, ये जो बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये मेजर वजह है जो हम फेस कर रहे हैं। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि जब टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है तो एक तो हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो आपको पता है कि सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, बारिशें ज्यादा होने लगती हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो इम्पैक्ट, उस पर इम्पैक्ट आता है। लोगों की जो फसलें हैं वो तबाह होने लगती हैं, माइग्रेशन शुरू हो जाती हैं, वाटर बाउंड डिजीजेज पैदा होने लगती हैं। तो ये सारे जब इफेक्ट आते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स रुक जाती है, आपकी फूड इनसिक्योरिटी पैदा होती है। तो मतलब ये कि इसके लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के पे फिर रिजल्ट आते हैं या इसके कंसिक्वेंसेज होते हैं। तो इस वजह से हुकूमत ने अब फैसला किया है कि ये एक रियलिटी है क्लाइमेट चेंज, इसलिए अब हम अपने बजट के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए हमने अलग से पैसे रखे हैं ताकि इसके इश्यूज को हम डील कर सकें। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के अगर इशू को डील करना है, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी बड़ी वजह बढ़ने की ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या ओजोन जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में है, नीचे वाली लेयर में, वो शामिल है। दोस्तों, जब अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं तो जमीन उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है। जब जमीन ऑब्जॉर्व करती है तो जमीन उस रेडिएशन को दोबारा रिलीज करती है। जो रेडिएशन रिलीज होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। उस इंफ्रारेड रेडिएशन को ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये ऑब्जॉर्व करके हीटअप हो जाती है। जब ये हीटअप होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को अगर हम रोक लें तो हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे बचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है।
तो ये कैसे रोका जा सकता है? एक हम प्लांटेशन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप पौधे लगाओगे, आपको पता है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। जब वो सांस लेते हैं, सांस लेने के अमल में वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो सकती है। आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोग जब सांस लेते हैं, जो गैस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। सो इस चीज़ में भी हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। फिर हम इस इशू पे काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक था। हमने इस तरह से कवर किया है कि पूरा सिर्फ आर्टिकल ही नहीं, जो राइटर बता रहा है वो भी, और इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है वो भी आपका कवर हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा मिनिमम वेजेस के नाम से। दोस्तों, हुकूमत ने जो जो कम से कम उजरत है या मजदूरी है, वो 37,000 पे रखी है किसी भी बंदे की। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत कम है कि इतनी सैलरी दी जाती हो। इससे कम ही दी जाती है। इनके ये हुकूमत हमें बता रही है कि तकरीबन 80% जो सिंध के अंदर इंडस्ट्रीज है या फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे इससे कम उजरत दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। सो इसका मतलब अगर हुकूमत खुद हमें ये फिगर्स दे रही है, ये बता रही है, तो ये तो हुकूमत का काम था इस सिचुएशन को हैंडल करना या इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। लेकिन हुकूमत, आपको पता है कि पॉलिसी, हमारे मुल्क का मसला ही सबसे बड़ा ये है, हम पॉलिसी बना तो लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, मतलब 100% नहीं होती। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप पॉलिसी बना के 100% में इम्प्लीमेंट करें। कोई कुछ केसेस ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन अक्सर केसेस में इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन वो 20% होती है जो गरीबों पे हो जाती है। मतलब कि जो 80% है, जो होनी चाहिए, जिनकी वजह से ये सारे मसले मसाइल बनते हैं, जब उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो मसले वहीं पे खड़े रहते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जिनका बस नहीं चलता, जिनके पास पावर नहीं है, वो फिर इसकी कीमत अदा करते हैं। सो दोस्तों, ये हुकूमत का अब कहना भी यही था कि अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो सैलरी हमने रखी है 37,000 पे, इस बजट में भी इतनी ही उजरत रखी है कि हम इसको यकीनी बनाएं कि इतनी सैलरी लाजमी दी जा सके। क्योंकि दोस्तों, मसला ये होता है कि जब ये सैलरी लोगों को कम मिलती है, जब लोगों की आमदनी कम होती है, तो जराइम बढ़ जाते हैं। जराइम बढ़ने की बहुत सारी वजूहत है। घरेलू वजूहत हो सकती हैं आपकी, उसके अलावा आपकी सोसाइटी कैसी है, वो चीज़ें डिपेंड कर सकती है। या इसके अलावा दोस्तों, जब आप कोई चीज़ ख्वाब देखते हो, जब आपकी विशेज़ होती हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पाते लीगल तरीके से, तो एक थ्योरी हमें ये बताती है कि हम इल्लीगल वे से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो जब हम इल्लीगल वे से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब कि क्राइम करते हैं। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, जब गुर्बत बढ़ती है, तो क्राइम की रेशो बढ़ जाती है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अभी जो रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान के अंदर 45% पॉवर्टी रेट है। यानी कि 100 में से 45 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 58% लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है। देहातों के अंदर गुर्बत की वजह से देहातों में जो आबादी है वो 50% मजीद गुर्बत में चली गई है। तो अगर ये हालत होगी दोस्तों हमारी, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक तो 37,000 में गुजारा नहीं होगा, और दूसरा ये कि क्राइम बढ़ जाएगी। और फिर इंडस्ट्री वाले करते क्या हैं, ये इंडस्ट्री में या ये जो छोटे कारोबार है, किसी ने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया या दुकानें खोल ली, वो छोटे बच्चों को फिर रखते हैं। तो छोटे बच्चों को कम सैलरी देते हैं, 10,000 पे फॉर एग्जाम्पल छोटे शहर में बच्चा रख लिया, उस बच्चे से काम लेते हैं 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। वो बेचारा काम करता है, उसका नुकसान उसे क्या होता है, उसकी सारी एजुकेशन का मसला होता है, एजुकेशन मुकम्मल नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी गुर्बत में जिंदगी गुजारता है, और क्राइम भी बढ़ते हैं। आज 2.5 करोड़ के नजदीक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। तो हुकूमत को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। एक तो इस उजरत को बढ़ाने की ज़रूरत है, और गरीबों के लिए और खसूसी तौर पर बच्चों के लिए, ताकि उनकी एजुकेशन मुकम्मल हो, फिर वो गुर्बत की लकीर से बाहर निकल सकते हैं, और उन्हें हुनर देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के तीसरे टॉपिक पे, डेट इज ईरान अटैक फियर्स। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर ये बात की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील के बारे में जो अब हालिया दिनों में संडे को ओमान के अंदर एक टेबल टॉक होनी है, जहाँ पे बैठ के इन्होंने कोई मुज़ाकरात करने हैं। अब दोस्तों, मसला क्या आता है कि राइटर ये कहता है कि अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो इस खित्ते में मसले मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब इसराइल ने अटैक भी कर दिया है ईरान पे। जो इसराइल ने ये भी बोला कि ये अटैक जारी रहेंगे, मतलब ये नहीं है कि अटैक खत्म कर दिया। और उसमें जो आर्मी चीफ थे उनको उनको मार दिया गया है। इसके अलावा जो उनके साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे थे, उन्हें मारा गया।
उनके जो जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, जो उनकी लेबोरेटरीज थी, मतलब उन जगहों को भी जाके इसराइल ने निशाना बनाया। इसमें एक चीज दोस्तों, एक और चीज वाज़ेह होती है कि तकरीबन 200 लड़ाका तैयारे थे इसराइल के मुताबिक, जो उसने इस टारगेट को अचीव करने के लिए वहां से मतलब बमबारी की। और ईरान उस 200 में से एक को भी गिरा नहीं सका। हालांकि हमारे भी इंडिया के भी दरमियान, आपको पता है लास्ट टाइम जब झड़पें हुई थी, तो इंडिया के भी बहुत सारे जंगी तैयारे जो थे वो उस टाइम हवा में थे। वो उसने बाउंड्री तो नहीं क्रॉस की थी, अपनी बाउंड्री में ही थी, लेकिन हमने फिर भी उनके 5 जंगी तैयारे गिरा दिए थे। इसका मतलब कि ये चीज़ कंफर्म होती है कि इसराइल के जो ईरान है उसके पास जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम देखना पड़ेगा कि रिटेलिएट कैसे करता है, क्योंकि अब वो उसे करना ही पड़ेगा। जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, जिस तरह उनका आर्मी चीफ मारा गया है, या इसके अलावा साइंटिस्ट जो थे, इसके अलावा उनकी जो टॉप की लीडरशिप थी, उस पे अटैक किया गया, तो उस रिटेलिएशन तो लाजमी होगी। अब देखना पड़ेगा कि ये खिता कहाँ पे आगे मूव करेगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और वैसे भी मुस्लिम कंट्री है, तो हम किस हद तक उसका साथ दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ भी अब तल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर खुल के सामने आएगी। हमारे सफारतकारी का भी अब एक इम्तिहान है कि हमने किस हद तक जाके ईरान को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने ओपिनियन पेज के पहले आर्टिकल पे, जो कि है रिविजिटिंग दी एनएसपी। एनएसपी मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। दोस्तों आपको पता है कि इमरान खान की जब हुकूमत थी, तो हुकूमत ने जो उस टाइम इमरान खान की हुकूमत ने 2021 में ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक बनाई थी। 2022 में उसे पब्लिश भी किया गया था, जिसमें ये बात बताई गई थी कि पहले हुकूमतें सिर्फ एक कहती थी कि हमने सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमने अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। लेकिन दोस्तों अब उसकी जो ये जो डेफिनेशन थी उसे चेंज करके कहा गया था उसमें कि हम सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं सरहदों की हिफाजत करनी, बल्कि हमने अपनी मीशत की भी हिफाजत करनी है, लोगों को रोजगार देना है, गुर्बत की लकीर से बाहर निकालना है, लोगों को खुशहाल करना है, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो मतलब कि जो सिक्योरिटी थी उसको मजीद डायमेंशन में देखा गया, उसकी कैटेगरी मजीद बनाई गई। ये तकरीबन 8 चैप्टर थे इसके अंदर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनाई गई थी। डॉक्टर मोईद यूसुफ थे मेरे ख्याल में उस टाइम, जो माहिर भी हैं इसके पॉलिसी बनाने के या सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसमें अस्करी क़यादत भी शामिल थी, जो और जो हमारे पास तो हुकूमत थी, सिविलियन हुकूमत, कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव किया था। तो राइटर के मुताबिक ये चीज़ उस टाइम जो अस्करी और जो सिविल गवर्नमेंट थी, वो दोनों राजी थे कि मिल के उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला आ गया कि हम पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए राइटर के मुताबिक हमें इस चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, हम उस पर वर्क करें, क्योंकि जब उस पर वर्क होगा फिर हमारे तल्लुकात भी लोगों के साथ बेहतर होंगे, हमारे हमसाया ममालिक के साथ, क्योंकि उसमें हमने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात का भी जिक्र किया था। क्योंकि इसीलिए आप देखें कि हम इंडिया के साथ मुसलसल अच्छे तल्लुकात चाहते थे, क्योंकि हमने पॉलिसी भी ऐसी बनाई थी कि हम जंग की तरफ जाने के बजाय हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो ये राइटर का कहना था कि अब हमें ज़रूरत है कि हम उसको रिविजिट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा ओपिनियन पेज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है प्रोटोकॉल टू दी IWT। IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके बारे में यह टॉपिक है। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मसला बहुत देर से चल रहा है। अ, पाकिस्तान और भारत ने 1960 के अंदर एक माहिदा भी किया था, वर्ल्ड बैंक के एज ए मीडिएटर था उसमें, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया गया, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए, जिसमें जो हमारे पास चनाब, अ, इंडस रिवर चनाब और झेलम था, और जो सतलुज, रावी और ब्यास था वो इंडिया को दिए गए। दिए गए का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो इंडिया है वो जो पानी हमारे पास है, जो 3 दरिया हमें दिए गए हैं, उसके पानी को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पे कोई प्रोजेक्ट नहीं वैसा बना सकता कि ये पानी का बहाव रुक जाए। तो दोस्तों होता ही है कि इंडिया मुसलसल अब कोशिश कर रहा था कि वो इसमें जो यानी कि तरमीम की जा सके इस सब इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। उसने 2023 के अंदर, 2024 के अंदर 2 बार पाकिस्तान को कहा कि वो इसमें कुछ तरमीम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं राजी था। और इसके अलावा इससे पहले वो बागलियाड डैम हो या फिर वो किशनगंगा डैम हो, ये 2 डैम भी बना चुका है, ये दरिया झेलम पे और चनाब पे। तो पाकिस्तान उसके लिए भी इंटरनेशनल जो एज ए मीडिएटर जो अ, था उसके पास भी गया, ताकि इस मसले को हल किया जा सके, इंडिया जो डैम बना रहा है उसको रोका जा सके।
सो जो जो मीडिएटर थे उसने कहा तो इंडिया को इजाज़त तो दी, लेकिन एक शर्त लगाई कि इस सूरत में आपको इजाज़त है कि आपने मेक श्योर करना है कि इसका जो पानी का बहाव है वो कम से कम बहाव ना रुक सके। तो दोस्तों अब जब हालिया कशीदगी हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो भारत ने ये इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही मुअत्तल कर दी। अब दोस्तों इसका नुकसान क्या होता है कि आपको पता है पाकिस्तान तो वैसे ही एग्रीकल्चर कंट्री है। तो हमारी तो मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर पानी नहीं आएगा तो हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है या उसकी ग्रोथ कैसे होगी। 93% वाटर हमारा लगता है तकरीबन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों अब राइटर के मुताबिक ये कि अब जाहिर सी बात है टेबल टॉक्स पे ही हमें जाना पड़ेगा, जो इंडिया पहले चाहता भी था। मुझे लगता है कि शायद उसने वो कामयाब हुआ है इस चीज में कि वो पाकिस्तान को लेके आना चाहता था टेबल टॉक पे, कि वो इसमें अब कुछ तरमीम करवाने में वो जाहिर सी बात है कि शायद वो कामयाब भी हो जाए। तो इस गेम को पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है कि क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो पाकिस्तान में अटैक किया गया, उसका मकसद भी यही तो नहीं था कि इंडस वाटर ट्रीटी को कंट्रोल कर लिया जाए, इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर ली जाए जिस पे पाकिस्तान पहले राजी नहीं था। तो दोस्तों अब राइटर के मुताबिक ये कहना है कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान को मेक श्योर करनी चाहिए अगर वो इंडिया आगे टेबल टॉक पे बैठता है, अगर टेबल टॉक्स होती है। एक तो ये काम करना चाहिए कि चाइना को इसमें हमें हिस्सा बनाना चाहिए इस एग्रीमेंट का। वो वजह ये कि जो पानी इंडिया से पाकिस्तान आता है वो इंडिया से पहले चाइना से आता है। फॉर एग्जांपल इंडस वाटर जो है वो तिब्बत से शुरू होता है, तिब्बत चाइना में शामिल है, वो चाइना से आता है इंडिया में, इंडिया से आता है पाकिस्तान में। अब जो चाइना है वो हाई लेवल पे है, इंडिया उससे नीचे, पाकिस्तान उससे नीचे, तो इस तरह पानी का बहाव रहता है, यानी कि पानी बह के आता है आगे। तो इसका मतलब अगर चाइना भी उस एग्रीमेंट का हिस्सा होगा, अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है तो चाइना वैसे भी पाकिस्तान का साथ देता है। आपको पता है कि फिर चाइना का एक प्रेशर रहेगा इंडिया पे कि अगर हमने, इंडिया सोचेगा हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो चाइना हमारा पानी रोक देगा। तो इस चीज को अगर राइटर के मुताबिक हम श्योर करते हैं तो इसके फिर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज इंडिया जो है वो जंगी जाहिलियत पे दोबारा जा सकता है। तो ये हमारे आज के आर्टिकल्स थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं वो भी आपको मिल सके, और जो डाउन न्यूज़पेपर है वो सारे आपको उस पे उसकी एक लॉन्ग समरी, उसका एक एनालिसिस बिल्ड किया जा सके, वो सारे टॉपिक्स कवर हो सके। क्योंकि दोस्तों अब जो भी एग्जाम में हमारे पास सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर हो, इवन के इस्लामियत के भी क्यों ना हो, वो रहता करंट अफेयर के अंदर अंदर है, वहीं से रह के वो क्वेश्चंस को बनाता है। और एक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, फिर ही आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। थैंक यू सो मच।